नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक ठाक कर रहे होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। उससे पहले मैं स्वागत करता हूं आपका आरके कोचिंग सेंटर में। और आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बच्चों को काफ़ी टफ लगता है। इसका मात्र रीज़न एक ही है कि इस चैप्टर का बच्चों को बेसिक तैयार नहीं होता। बेसिक ना क्लियर होने के कारण ही ये चैप्टर बच्चों को बहुत टफ लगता है। मेरा लेक्चर जो है वो 5 से 10 मिनट तक त्रिभुज के बारे में बिल्कुल बेसिक से होगी। बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे त्रिभुज के बारे में, और उसके बाद एक्सरसाइज 6.1 को करने के लिए जिस प्रमेय की ज़रूरत है उस प्रमेय को प्रूव करेंगे, और देन उसके बाद हम 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं वादा करता हूं आपसे, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपका त्रिभुज से डर खत्म हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, ये मेरा वादा है। तो आइए हम त्रिभुज के बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। अगर बात करें त्रिभुज की परिभाषा की, उसके डेफिनेशन की, तो हम बता सकते हैं, आप लोग भी पढ़ते आ रहे हैं पिछली क्लासेस में। त्रिभुज क्या है? तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या बोला मैंने? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आइए त्रिभुज के कुछ गुण देखते हैं। त्रिभुज के क्या गुण होते हैं? तो हमारे पास ये एक त्रिभुज है, इसका मैं नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। ये हमारे पास एक त्रिभुज दिखाया गया है। इसके क्या गुण हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है? गुण 1। हम सबसे पहले गुण में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। जैसे ये भुजा और ये भुजा, इनका नाम क्या है? ए बी, बी सी और ए सी। तो पहला चीज़ क्या है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, ए बी, बी सी और ए सी। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, ए बी, बी सी और ए सी। अच्छा, दूसरा गुण क्या है? त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कोण 1 ए के नाम से, कोण ए, कोण बी, कोण सी। इतनी बात क्या आपको समझ में आई? त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। तीसरा गुण क्या है कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे इसमें हमारे पास 3 भुजाएं हैं, ए बी, बी सी और ए सी। आप कोई भी भुजा ले लें, जैसे मैंने ले लिया ए बी, ये हमेशा छोटा होगा शेष 2 भुजाओं के योग से। तो 2 भुजाएं बची कौन सी? बी सी और ए सी। ये हमेशा बड़ा होगा। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? क्या बताया? किसी भी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। और हम गुण के बारे में बात करें तो चौथा गुण है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? आगे देखेंगे, इस कोण को और तरीके से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे सी ए बी, ये एंगल बीच में आना चाहिए। एंगल ए बीच में आ रहा है, इसलिए इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी। क्या आप समझ पा रहे हैं एंगल को प्रदर्शित करने का तरीका? आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं बी ए सी। जिस एंगल को आप लेना चाहते हैं वो एंगल बीच में आना चाहिए। ठीक है, इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। तो ये होते हैं त्रिभुज के गुण। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। ये इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज को 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है, कोणों के आधार पर
और भुजाओं के आधार पर। आइए समझते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। कोणों के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार हुए? 3 प्रकार हुए, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब समझते हैं न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। उससे पहले आपको ये समझने की आवश्यकता है कि न्यून कोण क्या है। तो न्यून कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है। अगर 90 डिग्री से किसी कोण का मान कम है तो उस कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। अगर 90 डिग्री के बराबर है तो उसको हम समकोण कहते हैं, और अगर 90 डिग्री से अधिक है तो हम उसको अधिक कोण कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम त्रिभुज के फिगर बनाएं तो ये है त्रिभुज ABC। ये त्रिभुज कैसा है? इस त्रिभुज को ही बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज क्यों बोल पा रहे हैं न्यून कोण त्रिभुज? देखिए इसका सभी एंगल 90 डिग्री से कम है। न्यून कोण त्रिभुज की अगर परिभाषा के बारे में बात किया जाए तो वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो या 90 डिग्री से कम हो, ऐसी त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये पहले टाइप का त्रिभुज है। दूसरे टाइप की बात करें तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये एंगल आप देख रहे हैं, ये 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। इस त्रिभुज को भी नाम दे देते हैं A, B और C। ये 90 डिग्री को ही हम समकोण बोलते हैं, इसलिए इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? तीसरे टाइप का जो त्रिभुज है अधिक कोण त्रिभुज, आइए उसको ड्रा करते हैं। तो आप देखेंगे ये एक त्रिभुज है ABC। आप देख रहे हैं ये एंगल, ये एक अधिक कोण है। कैसा कोण है ये? अधिक कोण है, इसलिए इसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो वह त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, ऐसे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। आगे बात करते हैं। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें। अच्छा, अब दूसरा हम बात करते हैं। नोट कर लिए? वेरी गुड। अब दूसरा टाइप हमारा क्या है? दूसरा टाइप था भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। यहाँ हम लिखते हैं भुजाओं के आधार पर
त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। इसमें पहला प्रकार हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। तो देखना आप ध्यान से, इसके नाम से ही स्पष्ट है समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। सम मतलब समान हो, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो ऐसी त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे अगर मैं एक त्रिभुज यहाँ छोटा सा बनाऊं तो ये एक समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु त्रिभुज कब होगा? जब ये साइड और ये साइड तीनों इक्वल हो। मतलब अगर इस त्रिभुज का नाम दिया जाए ABC तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? AB बराबर है BC के बराबर है AC के। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, AB बराबर BC बराबर AC, तो ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं। अब समद्विबाहु की बात करते हैं तो देखना, सम मतलब समान हो, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो तो ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखते हैं, ये एक त्रिभुज है A, B और C। यहाँ पे आप देखना, ये बराबर है इसके, AB भुजा बराबर है AC के। तो आप देख पा रहे हैं इसमें कि AB बराबर है BC के, AB बराबर है AC के। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ तक बात हो गई समद्विबाहु त्रिभुज की। अब विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो। पहले हमने क्या देखा? सभी भुजाएं बराबर, समबाहु त्रिभुज। दो भुजा बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज। और एक भी अगर भुजा बराबर ना हो तो ऐसी त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये और ये, इसमें एक भी भुजाएं बराबर नहीं है। अगर इसका नाम दें A, B और इसका नाम दें C, तो AB बराबर नहीं है BC के, बराबर नहीं है AC के। मतलब एक भी भुजा अगर बराबर ना हो तो ऐसी त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं अगर किसी त्रिभुज की एक भी भुजा बराबर ना हो। यहाँ तक त्रिभुज का बेसिक था। मैंने जो भी बेसिक में होना चाहिए सब कुछ बता दिया है। शायद मुझे लग रहा है एक पॉइंट छूट गया है, वो मैं अभी बता दे रहा हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और क्लास 10th की एक्सरसाइज को करने के लिए जिस प्रमेय की ज़रूरत है उस प्रमेय को हम प्रूव्ड करेंगे। तो आइए देखते हैं पहली प्रमेय क्या है। सॉरी, नोट नहीं किया होगा, सॉरी इसके लिए, रुक जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्या समझेंगे? इस चैप्टर को करने के लिए जो 6.1 एक्सरसाइज दी गई है उसको करने के लिए जिस सिद्धांत की ज़रूरत है उस सिद्धांत को हम समझेंगे। एक्सरसाइज 6.1 को करने के लिए हमें समरूपता सिद्धांत को समझना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम समरूपता सिद्धांत को समझ जाएंगे
तो हमारा एक्सरसाइज 6.1 एक एक क्वेश्चन लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा सर्वांगसम क्या होता है, जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सर्वांगसम और समरूपता क्या होता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो सर्वांगसम क्या होता है, देखना ध्यान से। सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं, जैसे हमारे पास ये एक बॉल है या एक सर्कल मान लीजिए, आप सर्कल ही मान लीजिए, वृत्त, एक वृत्त है, ये यहाँ पे दूसरा एक वृत्त है, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इसकी भी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर और इसकी भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों वृत्त परस्पर सर्वांगसम होंगे। क्या बोला मैंने, परस्पर सर्वांगसम होंगे। अब सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो सर्वांगसम का मतलब, अगर मान लीजिए मेरा ये हाथ है और ये हाथ है, ये हाथ और ये हाथ एक दूसरे के सर्वांगसम है। क्यों सर्वांगसम है, क्योंकि इनकी संगत उंगलियां बराबर हैं। फिर से सुनना, ये हाथ और ये हाथ सर्वांगसम हैं। सर्वांगसम का मतलब इनकी उंगलियां, इनकी संगत उंगलियां बराबर हैं। तो अगर दो आकृतियों की संगत भुजाएं बराबर हों और संगत कोण बराबर हों, तो उन दोनों आकृतियों को परस्पर सर्वांगसम कहा जाता है। जैसे अब जैसा कि ये चैप्टर है त्रिभुज, तो मैं त्रिभुज को लेके समझा रहा हूँ कि सर्वांगसम क्या होता है। तो देखना ध्यान से, जैसे हमारे पास ये एक त्रिभुज है ABC। अब आपको शायद त्रिभुज को समझने में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसके बारे में मैंने सारा बेसिक्स भी क्लियर कर दिया है। और ये त्रिभुज है PQR। मैं कहूँ ये त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे, अगर इनकी संगत भुजाएं और इनके संगत कोण बराबर हों, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा। अब सर संगत भी आप मुझे बता दीजिए। तो संगत का मतलब है जैसा इसमें हो वैसा ही दूसरी आकृति में भी हो। जैसे मेरे हाथ में ये उंगली और मेरे हाथ में ये उंगली, ये दोनों संगत हैं। अगर मैं ये उंगली और ये अंगूठा रख रहा हूँ तो ये संगत नहीं है, क्योंकि इस उंगली, ये दूसरी उंगली है और ये अंगूठा है। लेकिन मैं इसका अंगूठा और इसका अंगूठा मैच करूं तो ये दोनों सर्वांगसम होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम कहेंगे कि इनकी संगत भुजाएं बराबर हैं। तो जैसे इस त्रिभुज की आप संगत भुजाएं देख रहे हैं, AB PQ के संगत है, AC PR के संगत है और BC QR के संगत है। तो इनकी संगत भुजाएं अगर बराबर हैं, अगर ऐसा हम लिख पा रहे हैं कि AB बराबर है PQ के, AB बराबर है PQ के, और यहाँ लिखेंगे BC बराबर है QR के, और क्या लिख सकते हैं, AC बराबर है PR के, AC बराबर है PR के। अगर ऐसा कंडीशन मिला कि इनकी संगत भुजाएं बराबर हैं और ये एंगल A इस एंगल P के बराबर है, एंगल A बराबर है एंगल P के, एंगल B बराबर है एंगल Q के, देखो ये संगत कोण है, तो कोण B बराबर है कोण Q के, और कोण C बराबर है कोण R के, कोण C बराबर है कोण R के। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अच्छा इसमें कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक वर्ग है, A B C और D। एक वर्ग मैं और बना लेता हूँ, ये वर्ग P Q R S, ये वर्ग मैं बना लेता हूँ। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ये 90, ये 90 और ये 90। तो देखिए इनके संगत कोण तो बराबर हैं, A का संगत P बराबर, तो कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q,
कोण डी बराबर कोण आर और कोण सी बराबर कोण एस। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? ये सभी कोण आपस में बराबर हैं, लेकिन इनकी भुजाएं बराबर नहीं हैं। देखिए ये ए बी बड़ी है और ये पी आर छोटा है, इनकी संगत भुजाएं बराबर ही नहीं दिख रही। मतलब ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती। क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हो सकती हैं? ये इस बात पे हम विचार करते हैं कि क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हो सकती हैं। इन्हीं को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा समरूपता सिद्धांत। क्या होता है समरूपता सिद्धांत? अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको आप समझ गए होंगे। सर्वांगसम का मतलब अगर आपको समझा गया है तो अब हम पढ़ेंगे समरूप कैसे हम पता करें कि दोनों आकृतियां समरूप हैं या नहीं। तो मैं उसका सिद्धांत लिख दे रहा हूं। समरूपता का सिद्धांत क्या होता है? दो आकृतियां समरूप होंगी यदि उनके संगत कोण बराबर हों। संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। क्या लिखा मैंने? दो आकृतियां समरूप होंगी यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। सर्वांगसम में क्या था? उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी भुजाएं भी बराबर हों। यहाँ भुजाओं को बराबर होना मैटर नहीं करता, यहाँ भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। आइए समझते हैं। जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है ए बी और सी, और यहाँ पे हमारे पास त्रिभुज है एक बड़ा सा पी क्यू आर। ये कोण हमने मान लिया 30 है और इस कोण को हम मान लेते हैं 60, 70 मान लेते हैं, और ये कोण हमारे पास मान लो 80 है। ये कोण 30 होना चाहिए, ये कोण 70 होना चाहिए और ये 80। ठीक है। ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है और ये 8 है। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? अब देखो क्या बताया उसने, अगर संगत कोण बराबर हो तो देखो इसका संगत ये मतलब कोण ए बराबर है कोण पी के, बराबर है कितना 30 डिग्री। कोण बी बराबर है कोण क्यू के, बराबर है किसके 70 डिग्री के। कोण सी बराबर है कोण आर के, बराबर किसके है 80 डिग्री के। सभी संगत कोण बराबर हो गए। समरूपता के लिए हमें चाहिए क्या कि अगर दो आकृतियां समरूप होंगी यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। तो संगत कोण तो बराबर हैं। आइए देख लेते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक ही है या अलग अलग है। तो देखते हैं ए बी का संगत है पी क्यू, तो ए बी बटे में आप रख लें पी क्यू। ये बराबर होना चाहिए किसके
AC का संगत कौन है, PR, तो AC बटे में PR, और BC बटे में QR, तो BC बटे में QR। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो AB बटे में PQ क्या होगा, तो AB है 2 और PQ है 4, 2 बटे में 4, ठीक है। AC बटे में PR, AC है 3 और PR है 6। BC बटे में QR, BC है 4 और QR है 8। इसको काटेंगे तो 1/2, इसको काटेंगे 1/2 और इसको काटेंगे 1/2, 1/2 इक्वल है 1/2 इक्वल है 1/2 के। देख रहे हैं आप, यहाँ पे संगत कोण बराबर थे और उनकी भुजाओं का अनुपात, किनकी भुजाओं का, इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात देख लीजिए बराबर आ गया। मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इतना आप नोट कर लें, हो गया होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लिया करें। आइए लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल समरूप त्रिभुज के। जैसे हमारे पास ये वर्ग ही ले लेते हैं, ये वर्ग है और ये वर्ग है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, अच्छा सॉरी ये भी 2 है और ये भी 2 है, सॉरी ये 4 है और ये भी 4। वर्ग है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ भी ले लें, मैं कह रहा हूँ कुछ भी आप ले लें। जैसे इस वर्ग की भुजा आप ऐसे कर लें, वर्ग की तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, A, B, C और D, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 4 है, 4 ही ले लेते हैं, ये 4 और ये 4, और ये कितना है, ये 2 है, 2 2 2, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सॉरी ये दोनों वर्ग क्या हैं। देखो एंगल तो बराबर ही है सबका, 90 90, वर्ग के सभी एंगल बराबर होते हैं और 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो ये 90 ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, तो ये 90 ये 90 तो ये 90, मतलब एंगल तो सभी बराबर हैं। क्या इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, देखते हैं। 2 बटे में 4, 2 बटे में 4 और 2 बटे में 4, भुजाओं का अनुपात भी बराबर आ रहा है। मतलब ये दोनों वर्ग जो हैं वो परस्पर क्या हैं, समरूप हैं। अगर आप इस समरूपता के सिद्धांत को आप समझ गए हैं तो एक्सरसाइज 6.1 का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। तो आइए अब करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, लिखा है सभी वृत्त ... होते हैं और ब्रैकेट में लिखा है सर्वांगसम कॉमा समरूप। समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे लिखा है सभी वृत्त, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, सभी वृत्त और उसके बाद स्पेस है और उसके बाद लिखा है होते हैं, ब्रैकेट में है सर्वांगसम कॉमा समरूप। तो क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं सभी वृत्त के समरूप। आइए समझते हैं। जैसे हमारे पास ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है, क्या ये दोनों वृत्त सर्वांगसम हैं? क्या ये दोनों वृत्त सर्वांगसम हैं? सर्वांगसम का मतलब होता है एक जैसा, बिल्कुल एज इट इज। जैसे हमारे पास एक बॉल है और उसी साइज की, उसी कंपनी की बॉल है, तो वो दोनों सर्वांगसम होंगे। लेकिन समरूप का मतलब अगर उनका रूप समान हो, तो रूप तो यहाँ समान दिख रहा है, बट रूप तो समान है, बट यहाँ पे इनकी माप बराबर नहीं है। मतलब एक मेजरमेंट होता है, माप होता है, तो यहाँ पे माप बराबर नहीं, इनका रूप एक जैसे दिख रहा है, तो ये सर्वांगसम तो नहीं हो सकते। क्यों? अगर ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ऐसा हो सकता है। केवल उसने यही बोला है कि सभी वृत्त, तो सभी वृत्त
एक ही रेडियस के थोड़ी ना होंगे, सभी वृत्त एक ही त्रिज्या के थोड़ी ना होंगे, वृत्त की त्रिज्याएं अलग अलग होंगी। तो सर्वांगसम कैसे हो सकते हैं? वो होंगे क्या? समरूप। तो यहाँ पे हम भरेंगे क्या? समरूप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है आपके बुक में, सभी वर्ग होते हैं। अभी अभी हमने डिस्कशन किया था, सभी वर्ग और डैश 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 स्पेस है, सर्वांगसम या समरूप, सर्वांगसम या समरूप। तो क्या भरेंगे? तो यहाँ पे क्या भरेंगे? सभी वर्ग। जैसे हमारे पास एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है, क्या ये दोनों समरूप हैं? क्या ये दोनों समरूप हैं या दोनों सर्वांगसम हैं? तो सर्वांगसम तो नहीं है। देखिए ये भुजा बड़ी है, ये छोटी है ना? इनकी सभी भुजाएं क्या हैं? बड़ी हैं और ये छोटी है। एंगल तो बराबर हैं बट भुजाएं बराबर नहीं हैं, इसलिए ये सर्वांगसम नहीं है। तो होंगे क्या? समरूप। तीसरा प्रश्न दिया गया है। तीसरा प्रश्न क्या है? सॉरी, इसी का क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 1, और ये भी क्वेश्चन 1 ही है, इसका पार्ट नंबर सेकंड है, और ये भी क्वेश्चन फर्स्ट है, पार्ट नंबर 3 है। इसमें देखिए क्या लिखा है, भुजाओं की समान संख्या वाले सभी, क्या लिखा है? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी त्रिभुज, यहाँ पे स्पेस है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। इसने बोल दिया कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, ब्रैकेट में दिया है समबाहु, समद्विबाहु है और है समबाहु। क्या लिखा है? सभी स्पेस है त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं या समबाहु त्रिभुज? तो देखना ध्यान से, समद्विबाहु त्रिभुज क्या समरूप हो सकते हैं? ये ए बी सी, पी क्यू और आर, ये ए बी सी है, पी क्यू आर है। ये कैसा त्रिभुज है? हमने मान लिया अगर ये समबाहु है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये समरूप होंगे। कैसे सर? तो अगर समबाहु है तो इनकी सभी भुजाएं बराबर होंगी और इसकी भी सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो इनका अनुपात भी बराबर आएगा। भाई ए बी अगर 3 है और पी क्यू 6 है तो 3/6। अच्छा, ये 3 है तो ये भी 3, ये 6 है तो ये सभी 6, तो 3/6, 3/6, 3/6। अगर समबाहु है तो ये क्या हो जाएंगे? त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। लेकिन अगर समद्विबाहु है तो हम त्रिभुज को समरूप नहीं मान सकते। कैसे? अगर मान लो ये त्रिभुज है, इसका है मान लो 3 है ये भुजा, तो ये भी 3 होगी। दूसरे त्रिभुज में अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, बट ये तीसरी भुजा कुछ भी हो सकती है तो इसका अनुपात बराबर नहीं आ सकता। ये 5 हो सकती है, ये 7 हो सकता है, तो ये भुजाएं, इनका अनुपात बराबर नहीं आएगा और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप नहीं होंगे अगर ये समद्विबाहु हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, लेकिन समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का पार्ट 4। तो पार्ट 4 में देखते हैं क्या दे रखा है। पार्ट 4 दे रखा है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन बड़ा है। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। पहला, यदि उनके संगत कोण, फिर स्पेस है, हों।
तथा दूसरा पार्ट लिखा है उनकी संगत भुजाएं, फिर स्पेस है हों। तो क्या हों? तो पहला चीज लिखा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज होते हैं, तो यहाँ पे भर लेना समरूप, समरूप हों, सॉरी यदि उनके संगत कोण, फिर स्पेस है हों, तो क्या हों? बराबर हों। उनकी संगत भुजाएं ब्रैकेट में लिखा है बराबर हों, और फिर समानुपाती लिखा है, तो क्या होना चाहिए? समानुपाती हों। बराबर हो जाएंगे अगर तो सर्वांगसम हो जाएगा, समरूप नहीं रहेगा। तो पार्ट 4 भी समाप्त होता है और क्वेश्चन नंबर 1 भी समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है इसमें समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां, और दूसरा पार्ट है इसमें किसका उदाहरण देना है मुझे? तो ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, समरूप नहीं हैं। तो इसके उदाहरण आप देख लें। समरूप आकृतियां अभी अभी आपने देखा, एक वर्ग ले लो, एक छोटा वर्ग ले लो, एक बड़ा यहाँ कर लो। ये वर्ग और ये वर्ग समरूप होंगे। वृत्त ले लो, ये वृत्त और ये वृत्त बड़ा बना लेते हैं, समरूप होंगे। दो उदाहरण देना था अलग अलग, तो इसमें हमने वर्ग का लिया और इसमें हमने वृत्त का लिया, दो अलग अलग उदाहरण हो गए। आओ देखते हैं ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो इसमें तो आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे एक वृत्त ले लो, एक वर्ग ले लो। एक हमारे पास ये वृत्त हो गया, ये एक आकृति, और ये दूसरी आकृति क्या है? समरूप है? नहीं, इनका रूप ही समान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या ले लें? एक त्रिभुज ले लो, एक वर्ग ले लो। क्या ये समरूप है? नहीं, इनका रूप समान नहीं है। तो यहाँ से खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी, देख ले। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डायग्राम दिया गया है, फिगर दिया गया है। एक ये है कुछ इस प्रकार से, और एक ये है। ये 1.5 है, यहाँ पे लिखा है SRPQ, SRPQ 1.5 है। ये भी 1.5, ये भी 1.5 और ये भी 1.5 है। और यहाँ पे कौन सा है? DCAB, DCAB यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर, 3 है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है। ये एंगल 90 है, 90 90 90। इस एंगल के बारे में मुझे नहीं पता है। तो पहले ये दिख रहा है कि समरूप नहीं है। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आप देख रहे हैं, संगत भुजाओं का अनुपात सबका इक्वल आएगा, 1.5/3, 1.5/3, 1/5/3। संगत भुजाओं का अनुपात आ रहा है, बट एंगल ही बराबर नहीं है। ये एंगल हमें दिया ही नहीं है। ये भी अगर 90 90 सभी होते तो ये हमारा समरूप हो जाता, बट ऐसा नहीं दिया है। इसलिए हम क्या लिखेंगे कि ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं हैं, समरूप नहीं हैं। और यहाँ से हमारा एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको 6.1 एक्सरसाइज और त्रिभुज का बेसिक बिल्कुल समझ में आया होगा। जो कुछ बचा है, जो कॉन्सेप्ट जो मैंने नहीं बताया है या शायद मेरे माइंड से स्किप हो गया हो, वो मैं अगले लेक्चर में जब अगली एक्सरसाइज बताऊंगा वहाँ ज़रूरत पड़ेगी उस कॉन्सेप्ट को, तो उस कॉन्सेप्ट को भी बताया जाएगा। जो छूट गया होगा या आपको जो नहीं आएगा वो, और अगर कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम है, या हमें आप सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। खुश रहें और पढ़ाई करते रहें।